हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम एक नए चैप्टर जिसका नाम है वायु, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वायु, इसकी रीडिंग करेंगे। तो आप सब तैयार हैं इसकी रीडिंग के लिए? तो चलो रीडिंग करते हैं, शुरुआत इसकी। वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया हुआ है। कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि वायु हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। इसके बाद अगला पैराग्राफ जो आता है वो है हमारा वायुमंडल की संगठन। वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल का संगठन, वायु किन किन गैसों का मिश्रण है। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। यानी कि हमारे वायुमंडल में जो भी वायु दिखाई देती है हमें, वो वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। कहने का तात्पर्य ऑल ओवर ये है कि हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती हैं जिनका नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद आता है चित्र दिखाया गया है। 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किनको? पौधों को। इसके साथ वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर की गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो जब भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जब भोजन बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी कि बनाते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये बताया गया है इसमें कि भाई वायु का जो आवरण है, वायु हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब हम इस चार्ट को देख लेते हैं। एक वृत्तारेख बनाया गया है जिसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर कौन सी है? ऑक्सीजन। अगर हम तीसरे नंबर पर जो गैस है सबसे ज़्यादा वो देखते हैं तो आर्गन आती है 93.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज आता है
0.03% और अन्य गैसों का परसेंटेज आता है 0.04%। ऑक्सीजन का 21% और नाइट्रोजन का 78% मिश्रण है जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब पादप भोजन बनाते हैं उस टाइप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का वो उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल के प्रतिशत में करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर जलवायु को प्रभावित कर देता है। जलवायु को प्रभावित कर देता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका दिन प्रतिदिन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, गर्मी पड़ने लग जाएगी और बर्फ़ों की जो ध्रुव हैं उनसे जो बर्फ़ है, उन पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल कर समुद्र में आ जाएगी। समुद्र में वो पानी आ जाएगा जिससे जो हमारे महाद्वीप हैं, छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो समुद्र में डूब जाएंगे। अब अगला जो हमारा पैराग्राफ या टॉपिक आता है वो है वायुमंडल की संरचना। यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी वायुमंडल में गैस, प्रमुख ऊंचाई के हिसाब से कौन कौन सी वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में विभाजित है? 5 परतों में। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं ये होती हैं नंबर 1 पर कौन सी है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्यम मंडल, फिर बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब जो ये क्षोभ मंडल है इसके बारे में देखो। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण आदि इसी के अंदर होता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। इसके बाद में आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह भाग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी कि जो समताप मंडल है उसमें हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, जो एरोप्लेन है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में जो समताप मंडल का ऊपरी जो भाग होता है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत, जो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। वेरी गुड। आगे सुनो, आगे दिया गया है अगली जो परत है उसका नाम है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत पर आकर जल जाते हैं। यानी कि हमें कई बार क्या होता है कि अंतरिक्ष से हम रात में देखते हैं तो कोई तारा टूटता है, टूटने के बाद में वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन बाद में देखते हैं हम उसमें एक लंबी पूंछ सी बन जाती है उसकी। तो वो पूंछ सी बनना मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो जलकर राख हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो परत आती है हमारी उसका नाम है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह
80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक बाह्य वायुमंडल फैला हुआ है। रेडियो संचार, यानी कि जो रेडियो से संबंधित जितनी भी तरंगे वगैरह होती हैं वो सारी बाह्य मंडल से ही हमारे वातावरण में टकराकर वापस आती हैं। रेडियो तरंगों के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। इसके बाद अगली जो परत आती है उसका नाम है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हीलियम और हाइड्रोजन नामक दो हल्की गैस पाई जाती हैं जो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, वो पाई जाती हैं बहिर्मंडल में। इसके बाद देखिए, ये एक संरचना दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि ये नीचे हमारी मान लेते हैं, नीचे इसमें बताया गया है कि पर्वत पर्वत बताए गए हैं। नीचे इसमें बताया गया है क्षोभ मंडल कहाँ से शुरू होता है। तो भाई ये क्षोभ मंडल है, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के नीचे जो समुद्र तल है वहाँ से क्षोभ मंडल की शुरुआत होती है और क्षोभ मंडल यहाँ तक, ये जो टिक टिक वाली लाइन है यहाँ तक क्षोभ मंडल पाया जाता है और यहीं पर ही मौसम संबंधी हमारी घटनाएं होती हैं। जितने भी बादल वगैरह हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्षोभ मंडल में होते हैं। इसके बाद इससे ऊपर की जो परत है उसका नाम है समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। तो ये जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये समताप मंडल में उड़ते हैं और समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। जो ओजोन गैस हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जिन्हें पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। इसके बाद इससे ऊपर एक परत पाई जाती है समताप सीमा, यानी कि ये समताप की सीमा है, यहाँ से ऊपर तापमान फिर से कम या अधिक होने लग जाता है, ये समताप सीमा है। और समताप सीमा के ऊपर मिलती है एक मध्यम मंडल। मध्यम मंडल, फिर इसके बाद ये मध्यम सीमा हो गई मध्यम मंडल के ऊपर, और फिर इसके बाद में ये हो गया हमारा बाह्य वायुमंडल, और बाह्य वायुमंडल के ऊपर ये हो गया बहिर्मंडल। बाह्य वायुमंडल में आयन, यानी कि आयन की प्रचुर मात्रा होती है, जो किरणें यहाँ से जाती हैं और वापस टकरा कर आ जाती हैं। ये रेडियो तरंगे होती हैं जो आयन मंडल में जाकर वापस आ जाती हैं। तो ये एक चित्र था छोटा सा जिसके माध्यम से आपको, इसके बाद शुरू होता है अगला टॉपिक जिसका नाम है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी बार ही हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमेशा आनंद देता है और घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी कि किसी स्थान की औसत जो मौसम है वो उस स्थान की जलवायु को बताता है कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या आप समझ गए कि हमें मौसम के दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तो सुनिए, सबसे पहले आता है तापमान। आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये तापमान के बारे में है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है।
इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। क्या घटता है? क्या अब आप समझ गए होंगे कि कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें या धातु या कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। आपसे पूछ ले कि वायु दाब किसे कहते हैं, तो जो पृथ्वी है, कौन है? पृथ्वी है। जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके परिणाम स्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यानी कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। गमन का मतलब होता है चलती हैं हवाएं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कि जो उच्च दाब क्षेत्र है, यहाँ हो गया हाई प्रेशर, यहाँ से, और यहाँ हो गया लो प्रेशर। यहाँ से जो हवा है, यहाँ से हवा इधर की साइड जाएगी, तो इन गति को बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? इसे पवन बोलते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपको समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? सुनिए, कौन कौन सी पवनें हैं? 3 प्रकार। एक तो आती है स्थायी पवनें। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी स्थायी पवनें ये वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। यानी कि जो स्थायी पवनें हैं वो होती हैं व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। इसके बाद में आती है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरी आती है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर, यानी कि जो स्थल से समुद्र की ओर जो हवा चलती है उसे समुद्र समीर कहते हैं, और जो समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है उसे स्थल समीर कहा जाता है।
आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद होगी, इसे बोलते हैं लू। भारत की उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क पवनें, इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब इसके बाद हमें एक डायग्राम बताया गया है, हमें एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में ये बताया गया कि वायुदाब की प्रमुख वायुदाब की पेटियाँ जहाँ वायु चलती रहती हैं, जैसे ये जो वाली जो रेखा है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब। यहाँ पर तापमान अधिक रहता है तो वहाँ निम्न दाब पाया जाता है, और जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, एकदम सीधी यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, यानी कि लो प्रेशर। और जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वायुदाब, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं बहुत तिरछी होती हैं और कभी कभी रात भी होती है, इसीलिए ध्रुवों पर हाई प्रेशर पाया जाता है या मिलता है। अब इसके बाद में जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है, इसे डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? डोलड्रम क्षेत्र। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं, और उत्तर में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। इसके बाद में उससे नीचे उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि हॉर्स अक्षांश पाया जाता है, और उससे ऊपर भी उपोष्ण उच्च दाब यानी कि हॉर्स अक्षांश पाया जाता है। इसके बाद में नीचे आता है सनातन पछुआ पवने, और ऊपर भी सनातन पछुआ पवने। फिर आता है अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब, और यहाँ पर भी अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब। यहाँ पर आता है ध्रुवीय पूर्वी पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने। अब कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में तो पवने हमेशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं। और साथ में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं या पवनें चलती हैं। इसके बाद में फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, इसके ऊपर फिर से हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू कर देती हैं। और इससे ऊपर अधो ध्रुवीय वायु निम्न वायुदाब की पेटी है, इसके ऊपर फिर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद एक उदाहरण दिया गया है, यानी कि चक्रवात प्राकृतिक आवेश क्या है ये, इसके बारे में सुनो। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाले इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक उद्योग भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ा दी। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीग्राम लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा हुई, और इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आईं, जिनके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये चक्रवात के बारे में बताया गया है। इसके बाद 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया, और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और वालागुंडा के बीच के क्षेत्रों में प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया।
इसने लगभग 130 लाख लोगों को प्रभावित किया। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई। धान, सब्जियां और फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय कोर्स से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप, कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। ये बताया गया है एक विशाल चक्रवात के बारे में, जो चक्रवात आया था। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्पित यानी कि सूर्य की किरणों से वो गर्म होकर ऊपर भाप बनकर उड़ जाना, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी कि वायु में जो जलवाष्प की अधिक मात्रा होगी वो क्षेत्र अधिक आर्द्रता वाला होगा। जब वायु में जलवायु की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवायु धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इसी प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगते हैं। जैसे हमें वर्तमान में कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है और इसकी विपरीत जून और मई के महीने में कपड़े 1 घंटे में सूख जाते थे। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। वर्षण यानी वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भूम जल यानी कि वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। सबसे पहली जो वर्षा है ये वाली, इसे बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। जब चक्रवात समुद्र से उठते हैं और भारी मात्रा में वो गर्म होकर आसमान में बादल बन जाते हैं, लेकिन वो ठंडे होकर जब बरसते हैं तो वो कहलाती है चक्रवाती वर्षा। आर्द्र वर्षा, जब बादल हवा में तैर रहे हैं और आगे कोई अवरोधक आ गया, पहाड़ आ गया ऊंचा, तो उस पहाड़ से बादल टकराकर ठंडे हो जाते हैं और वर्षा करवाते हैं, तो ये बोलती है पर्वतीय वर्षा। इसके बाद का जो अगला वर्षा आती है वो होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, जब वर्षा की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का रूप धारण कर लेती हैं, तो ये कहलाती है संवहनीय वर्षा। इसके बाद में अगला आता है कि पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम होती है तो जल की कमी या सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो उसमें आती हैं हमारी, एक तो आ जाएगी ऑक्सीजन और एक आ जाएगी हमारी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस 2 गैसें आती हैं। इसके बाद में आता है वायुमंडल में कौन सी गैसें हरित गृह प्रभाव को दर्शाती है? तो वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं? मौसम का मतलब होता है कि भाई जब एक समय की औसत जलवायु को मौसम कहा जाता है। एक स्थान विशेष की औसत जलवायु को मौसम कहा जाता है। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं वर्षा के। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार?
3 प्रकार। वायु दाब क्या है? वायु दाब, वायु दाब यानी कि वायु के घनत्व को वायु दाब कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? तो वो कौन सी है? ओजोन है। वायुमंडल की सबसे निचली सबसे महत्वपूर्ण परत का नाम क्या है? क्षोभमंडल। वायुमंडल में निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन होती है? समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में वर्षा पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं वर्षा। समझ में आया? इसके बाद में आती है भाई, जैसे लू है, लू का आएगा भाई साहब, ये लू का लू सूर्य से आने वाली मौसमी पवन की क्षैतिज गति, ओजोन परत की स्थायी पवनें। जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो तो होती हैं कौन सी पवनें? स्थायी पवनें। और जो मानसूनी पवनें होती हैं वो होती हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, मानसूनी पवनें कौन सी होती हैं? स्थानीय पवनें। सुनो, ये जो पवनों का वाला आंसर है वो देखो हमें यहाँ पर भी मिलता है। अगर हमें याद नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो ये देखिए, स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। व्यापारिक या पूर्वी या पश्चिमी पवनें क्या कहलाती हैं? स्थायी पवनें। स्थायी पवनें, तो इसमें ये आ जाएगा, व्यापारिक और पूर्वी पवनें क्या कहलाएंगी? स्थायी पवनें कहलाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो आंसर है वो है मौसमी पवनें। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। भारत में मानसूनी पवनें, कौन सी पवनें हैं? मानसूनी पवनें हैं भारत में। तो कौन सी पवनें? स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें।